वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 5 इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से रिगार्डिंग। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। माय इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट तक के सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाने वाले हैं। सारी गुफाओं के बारे में, इवन आर्टिस्ट के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जितने भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में इनसे बाहर और कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। वीडियोस अच्छे से देखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोहरे में सर्वाधिक जो देखने को मिलता है वो एक सिंग वाला यूनिकॉर्न। दिस वन इज़ एक सिंग वाला यूनिकॉर्न। अब आप सोचोगे ये मैंने दो क्यों सिलेक्ट कर रखा है, तो देखिए ये एक्चुअल में मोहर है, ये वाला मोहर है, सिल्स जिसे कहते हैं, और ये उसका सांचा है। इसकी ये थिकनेस भी पूछी जाती है कितनी होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाला जो है ये सबसे ज़्यादा मोहरों में देखने को मिलता है, सर्वाधिक यूनिकॉर्न की। दीज वन इज़ कुकुद वाले बैल। कुकुद वाले बैल की आकृति सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, सिल्स पे जो बनाए गए हैं। इनको लोहे का ज्ञात नहीं था। लोहे का ज्ञात था किसे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिन्होंने प्री हिस्टोरिक की क्लासेस अटेंड की होगी उनको अच्छे से पता होगा। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल में किसका इन्वेंशन हुआ है हिस्ट्री में, तो यहाँ पर तांबे की खोज मानी जाती है, तांबे की खोज। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की खोज मानी जाती है सर्वप्रथम, डांसिंग गर्ल कांसे में मिली है। फिर आ जाता है वैदिक एज। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका वो वैदिक एज होगा, पार्ट 3। वैदिक एज में क्या होता है, तो यहाँ पर लोहे का ज्ञान इनको था। सिंधुवासियों का लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक एज वालों को लोहे का ज्ञान था। तलवारें वगैरह बननी शुरू हो गई थी यहाँ से। सो क्लियर हो गया कि लोहे का ज्ञान किसे नहीं था, सिंधुवासियों को नहीं था, और किसे था, वैदिक एज वाले लोहे का यूज़ किए हैं। वृक्षों में पीपल का अंकन मुहर स्टेटाइट पत्थर के बने होते थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कि मुहर जो थे वो बनते किसके थे, स्टेटाइट, जिसे बोलते हैं हिंदी में शैल खड़ी। शैल खड़ी। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है, ऑप्शंस को टच करने से पहले देखना है कि स्टेटाइट ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा देन टेराकोटा करेक्ट हो जाएगा, टेराकोटा। ओके। वस्त्र में सूती, रेशमी का ज्ञान था इन्हें। पक्षी में इन्होंने मोर का सबसे ज़्यादा अंकन किया है, सर्वाधिक बार मोर पक्षी का अंकन किए हैं पक्षी में। ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय आकार का ज्ञात नहीं था। ओके। ज्यामितीय आकृति का अंकन नहीं था। सिंधुवासी ने अशोक वृक्ष का अंकन नहीं किया। पूछा जाए कौन से वृक्ष का अंकन नहीं किया, तो इन्होंने अशोक वृक्ष का अंकन नहीं किया। एक्चुअल में यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है, ये वाला लाइन मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ज्योमेट्रिकल आकृति का अंकन नहीं था। इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें आयत का ज्ञान नहीं था। इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें आयत का ज्ञान नहीं था। ओके। और सिंधुवासी को कौन से वृक्ष इन्होंने नहीं अंकित किया है, अशोक वृक्ष। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है। वृक्षों में कौन सा वृक्ष अंकन नहीं किया, अशोक वृक्ष। और इतिहासकार क्या मानते हैं, तो इन्हें आयत का ज्ञान नहीं था। लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि लिपि थी कितनी इनकी, तो 396 to 400 लिपि। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स। एक्चुअल में जो लिपि मिली है वो 396 से 400। और अगर मोहर पूछा जाए मोहर कितने प्राप्त हुए हैं, तो वो है 1200 से 2000। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, 1200 से 2000 यहाँ पे मोहरें मिली हैं, और 396 से 400 लिपियाँ
सिंबॉलिक पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक लिपि। ये पूछी जाती है कि लिपि थी कैसी एक्चुअल में, तो सिंबॉलिक फॉर्म में, चित्रात्मक लिपि। दीज वन इज़ लिपि। मैंने इस पिक्चर को इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि ईजिली आप कम्युनिकेट कर लें कि एक्चुअल में लिपि होती कैसे थी, उस टाइप की स्क्रिप्ट्स। लिपि से मुझे टर्म्स ध्यान आया, यहाँ पे चित्रात्मक लिपि का यूज़ किया गया है पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी दैट मीन्स पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में किस लिपि का यूज़ किया गया है। मेसोपोटामिया में जो लिपि यूज़ की गई है वो क्यूनिफॉर्म लिपि दैट मीन्स सिलेंडर सील। जिन्होंने मेसोपोटामिया के चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, लाइक मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। इवन मैंने फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, स्कल्प्टर, जितने भी टर्म्स रहे हैं सील्स वगैरह के थ्रू डिपिक्ट किया है सारे टर्म्स को मेसोपोटामिया चैप्टर से। सो आई थिंक यूनिफॉर्म क्लियर हो गया। उसे हिंदी में सिलेंडर सील बोलते हैं। कुछ इस तरह का रोलर होता है और इस पर रोलिंग की जाती है तो टेक्सचर आ जाता है, जिस तरह के डिज़ाइन देने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट में किस लिपि का यूज़ किया गया, तो हेरोग्लिफिक लिपि, जिसे हिंदी में पवित्राक्षर कहते हैं। पवित्राक्षर। इन फ्यूचर जब भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, आपका वेस्टर्न आर्ट नहीं कंप्लीट होगा, तो वेस्टर्न आर्ट के नेम से मेरा प्लेलिस्ट है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको सीक्वेंस से सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे और उसके साथ ही साथ आप नोट्स भी बना लीजिएगा। एग्ज़ाम में उनसे बाहर और कोई भी टर्म्स नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ की लिपि को संस्कृत भाषा का प्रारंभिक रूप माना गया और इस तरह के स्क्रिप्ट होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और कैसे लिखा जाता था, तो दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, इस तरह से, जिस तरह से उर्दू और हिंदी लिखा जाता है। समझ गए। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, वेस्ट्रोफेडन स्टाइल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मोहरों पर अंकित की गई थी यूनिकॉर्न। दिस वन इज़ यूनिकॉर्न एनिमल को सबसे ज़्यादा मोहर पे अंकित किया गया है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मोहर माना जाता है कुबड़ वाले बैल या कुकुद वाले बैल। और दिस वन इज़ योगी की मूर्ति, या फिर इस सील्स में पशुपति को दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रतिमाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 18 प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक नारी की प्रतिमाएं हैं, 18 स्कल्प्टर्स मिले हैं और सर्वाधिक नारी की प्रतिमाएं हैं। सभी प्रतिमाओं में पुजारी की प्रतिमा को प्रमुख माना गया। सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा जो रही थी वो नर्तकी दैट मीन्स डांसिंग गर्ल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस टेक्निक में बनाई गई है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ब्रॉन्ज कास्टिंग। और प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ से प्राप्त थी, डांसिंग गर्ल जो नर्तकी प्राप्त थी मोहनजोदड़ो से। और पुजारी की जो प्रतिमा है ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त है। गार्डन के अनुसार पुजारी की प्रतिमा पर सुमेरियन प्रभाव दिखाई दिया है। 18x11x8 सेंटीमीटर में साइज़ है। और अगर इंचेस में पूछा जाए तो इंचेस में याद रखिएगा 17.5 इंच ये साइज़ रहा था पुजारी की प्रतिमा। यहाँ से ईंटों के गारों के लिए जिप्सम, खड़िया, मिट्टी के प्रयोग किए गए हैं। लगभग 1200 से 2000 मोहर मिली हैं। अधिकांश मोहर जो है वो वर्गाकार शेप में है। मोहरों की जो थिकनेस होती थी एक्चुअल में वो 3 और 4 या फिर 1.5 इंचेस में होता था। लाइक ये मोहर हो गया, इसकी ये जो थिकनेस होती थी ये 3 to 4 ये कह लें, ये 1.5 इंचेस। मिट्टी के बर्तन के लिए फेन शब्द का यूज़ किया गया। मिट्टी के बर्तनों के लिए किस वर्ड का यूज़ किया गया, फेन शब्द का। बर्तनों पर की गई चित्रकारी पर लोक कला का प्रभाव है, फोक आर्ट का। बर्तन पे जो पेंटिंग्स की गई है फोक आर्ट का प्रभाव है। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों का एक्चुअल में अनुपात कितना था, 4:2:1। बर्तनों पर लाल रंग में रंगने के पश्चात काले रंग से चित्रकारी की गई थी। इस सभ्यता से अधिकांश जानकारी कालीबंगा से प्राप्त होती है।
इस समय की जो लिपि थी वो एक्चुअल में चित्रात्मक थी, दैट मीन्स पिक्टोग्राफी लिपि। 396 × 400 पिक्टोग्राफी में पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जिस तरह उर्दू शुरू करते हैं इधर से इधर एंड कर देते हैं लिखना, हिंदी इधर से फिर, मतलब ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऐसे चल रहे होते थे। और इस स्टाइल को, लिखावट के इस स्टाइल को, इस टेक्निक को वेस्ट टू फिडन स्टाइल कहा जाता था। यहाँ की नारी की मृण मूर्ति मातृदेवी एक्चुअल में कैसे बनाया गया है, तो ये हाथ से बनाई गई मूर्ति है जिसका साइज़ 2 या फिर 3 इंचेस कहा जाता है, छोटी सी है। सभी मूर्तियाँ की आंखें तथा वस्त्राभूषण चिपका कर बनाई गई है। इस चिपका कर बनाने की स्टाइल को चिकोटी पद्धति कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे आपकी चिकोटी पद्धति क्या होता है, तो मैंने एक स्कल्पचर बनाने के लिए क्ले लिया, मिट्टी, मूर्ति बनाने के लिए गीली मिट्टी लिए। गीली मिट्टी को एक शून्य के आकार से जॉइन करते थोड़ा थोड़ा जोड़ कर बना रहे होते हैं स्कल्पचर। उसके बाद नक्काशी करना हो या फिर ज्वेलरीज वगैरह बनानी हो, इस तरह की मूर्तियों को ऊपर से जो चिपका कर के वर्क किया जाता है उस स्टाइल को बोलते हैं चिपका कर करना या फिर चिकोटी पद्धति। तो माता देवी की जो मूर्ति मिली है वो चिकोटी पद्धति में प्राप्त है। यहाँ से सिंह युक्त प्रतिमाएं देवताओं की तथा दाढ़ी युक्त प्रतिमाएं उपासकों की हैं। बर्तनों पर कांच की चमक, ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। अब जब आपको पता ही है कि रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है तो इन फ्यूचर क्या पता पूछ लिया जाए कि रोपड़ से तो मिली है और कहाँ से मिली है। नेक्स्ट है कालीबंगा और रोपड़ दोनों जगह से क्या मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। भारत कला भवन सुरक्षित राजघाट वाराणसी से चकिया के टुकड़ों पर मातृदेवी के मस्तक तथा ऊपर के भाग बने हुए प्राप्त हैं। घोड़े की अस्थियां सुतकोटदा से प्राप्त है जो हड़प्पा सभ्यता हॉर्स पैटर्न संस्कृति को इंगित करता है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, 1500 BC समय है। यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी मिली है। देखिए तांबे के बारे में आ गया है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तांबे की बैलगाड़ी दायमाबाद से मिली है। तांबे का हंस मिला है लोथल से तांबे का हंस मिला है। और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ से और कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 3 बैलगाड़ियाँ प्राप्त हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मालाबार से सिंचाई के लिए नहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आभूषण बनाने का कारखाना लोथल और चन्हूदड़ों से मिला है। लोथल और चन्हूदड़ों से आभूषण बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। धान की भूसी के साक्ष्य लोथल रंगपुर से मिले हैं। सिंधुवासियों का प्रिय एवं पूजनीय पशु जो रहा था वो कुकुद वाले साढ़ बैल थे, प्रिय एवं पूजनीय पशु, और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी माने जाते थे। इवन मोहरों पर इनका अंकन किया गया है और सार्वधिक रूप से यूनिकॉर्न का अंकन किया गया है। पूजनीय वृक्ष पीपल था। सिंधु काल में पहली बार किसी देवता का मानवीय रूप प्रकट हुआ। अधिकांश मूर्ति चक्रधूर्गत विधि से बनाई गई थी। सिंधुवासी में वैश्यवृत्त विद्यमान था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः इसी सभ्यता की देन है। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है किस सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, कोई भी टेम्पल्स नहीं मिले हैं। स्त्री मृण मूर्ति मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वो पितृसत्तात्मक थे, मातृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक तो वैदिक एज वाले हो गए ना, मातृसत्तात्मक थे। हड़प्पा संस्कृति का शासक वर्णिक वर्ग व्यावसायिक वर्ग के हाथों में था। यह सभ्यता नगरीय व शहरीय सभ्यता था। ईंटों की दीवारों को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजी बॉन्ड विधि का प्रयोग किया जाता था। सिंधुवासी महिलाएं दाहिने बाएं तक चूड़ियां पहनती थीं।
सिंदूर लगाती थी और एक दूसरे का अभिवादन करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में त्रिफुलिया अलंकरण जो एक्चुअल में देखने को मिलता है वो प्रतिमाओं दैट मीन्स मूर्ति में, जैसे कि डांसिंग गर्ल में 3 लॉकेट पहने हुए इस तरह का उनका चैन है गले में। उसके बाद पुजारी की मूर्ति है जो उनके ड्रेस है, ड्रेस में त्रिफुलिया अलंकरण है, जो शॉल ओढ़े हुए हैं उसमें त्रिफुलिया अलंकरण दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनकी हाइट कितनी होती थी? 5 फीट 5 इंच या फिर 5 फीट 9 इंच लंबे होते थे। मोहरों की नक्काशी उत्कीर्ण शैली में बनाई गई है इंग्रेव करके। योगाभ्यास व्यायाम का अवधारणा इसी काल की देन है, इसी समय प्रकट हो गई थी। यह सभ्यता सुमेरियन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता में तांबा अरब प्रायद्वीप के ओमान शहर से आता था। कहाँ से आता था? ओमान शहर, तांबा। और सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की खोज हुई है, तांबे का पहले ही हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और लोहे का ज्ञात इनको नहीं था। लोहे का ज्ञात था किसे? तो वैदिक एज वालों को, वैदिक काल के लोगों को। सिंधुकालीन मूर्ति ढालकर ब्रॉन्ज कास्टिंग या फिर कोरकर बनाई जाती थी। पशुपति मोहर में सिंगदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक युग के समान सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चारों ओर शेर, हाथी, गैंडा, भैंसा बैठे हुए इस तरह से डिपिक्ट किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक चित्र में एक गाय को पकड़ रखा है और गाय के पीछे कुत्ता चित्रित है। इस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश चित्र मोहरों या ठप्पों पर मिलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंटिंग मिली है वो मोहरों व ठप्पों पर मिली है। तांबे की आकृति हड़प्पा से प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता के कच्ची ईंटों के बीच में मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम आप जब घर वगैरह बनाने के लिए ईंटें आती है तो ईंटें में देखते हैं जिस कंपनी का ईंटा लो तो यहाँ पर उसका या तो वो लोगो होगा या फिर कुछ XYZ कुछ भी लिखा हुआ होगा। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे किसका यूज़ करते थे? इस जगह पर मोहरों का यूज़ करते थे एक पहचान के लिए। कच्ची ईंटों के बीच में मोहरों का इस्तेमाल करते थे। लाइक ये कच्ची ईंटें हैं, इसी में मोहरों का यूज़ करते थे। नालियों की चिनाई में चूने का प्रयोग करते थे। मकान अधिकांश 20 × 30 फीट के होते थे। दरवाजे 3 × 4 फीट के होते थे। कुछ भवन 2 से 3 मंजिला है। कहीं कहीं ईंटों से बने स्तंभों का प्रयोग भी किया गया है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ईंट के जो साइज़ थे, ईंट का साइज़ है 4 × 2 × 1। ओके। मकान के साइज़ क्या थे? मकान के साइज़ थे 20 × 30। भवन 2 मंजिल, 2 या 3 मंजिल थे। दरवाजे 3 से 4 फीट थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि यहाँ पे जो चित्रात्मक लिपि मिली है वो कितनी थी? तो 396 to 400 लिपि। मोहर कितने प्राप्त हैं? तो यहाँ से जो मोहरें मिली हैं वो है 1200 to 2000। रास्ता कैसा था? तो 33 फीट के किस तरह से? इस तरह से थोड़ा समकोण में कटा हुआ होता था। अब मनुष्य की हाइट कितनी होती थी? तो 5.4 या फिर 5.9 ये हाइट होती थी मनुष्य की। तो ये सारे टर्म्स को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोहरों की माप तथा प्रतिमाओं की माप। नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन इन फ्यूचर जब भी देख रहे होंगे वीडियोस तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। एज ए सीक्वेंस आपको सारे वीडियोस मिल जाने वाले। नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 5। प्लेलिस्ट का नेम है माय इम्पॉर्टेंट नोट्स। अगर वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।